Hello everyone, welcome to MBA Karo. This is the fifth video of our Snap 300 series, and as you can see, today we are going to solve questions based on quant. अगर हम क्वांट की बात करें, ये स्नैप का मेक और ब्रेक सेक्शन होता है बिकॉज यहाँ पे स्पीड मैटर करती है। अगर आप कन्वेंशनल वे से सॉल्व कर रहे हो तो आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे कहते हैं क्या हम क्वांट स्किप कर सकते हैं। देखो, स्नैप में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, बट अगर आपको टॉप के कॉलेजेस चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन नॉट स्किप वन। ठीक है, अगर आपको लेट से SIBM पुणे, SCM, HRD, चलो ठीक है आप वो टारगेट नहीं भी कर रहे हो, अगर आप SIOM या SIBM बैंगलोर या जो कॉलेजेस 85 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल में आते हैं वो भी टारगेट करो तो क्वांट स्किप करके आप नहीं निकाल सकते हो, बिलीव मी, बिकॉज इंग्लिश में ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ें आती हो। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग भी ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सको। ठीक है, so don't skip quant. There will be some questions which will still be doable. प्रैक्टिस कर लो, डोंट बी इन दैट नेगेटिव माइंडसेट कि हाँ एक सेक्शन हम स्किप करके चले जाएंगे और अगर हमें कम टारगेट लाना है तो हम वो अचीव कर लेंगे, राइट। सो ट्राई टू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस एंड कवर दीज टॉपिक्स। अगर ऑफ कोर्स आपको टॉप के कॉलेजेस टारगेट करने हैं तो आपको क्वांट की पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कट ऑफ्स जनरली जाती हैं वो 40s में जाती हैं, और वहां तक अगर आपको पहुंचना है मिड 40s, 42, 43 तक, तो आप बिना क्वांट में अच्छे स्कोर लाए नहीं पहुंच सकते। बहुत रेयर चांस है कि आपके क्वांट में 10 मार्क्स आ गए और आप वहां पहुंच गए। तो आपको एटलीस्ट टारगेट करना होगा कि 20 में से एटलीस्ट 13-14 क्वेश्चन तो आप लेके आओ, right? So if you are new to the channel, please do subscribe to the channel and follow us on social media platforms, and we are offering daily free daily targets। ठीक है, तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। MBA करो की कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, इसका लिंक दिया हुआ है जिसमें हम आपको डेली प्रैक्टिस टारगेट्स देते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस देते हैं डेली के, और 30 डेज तक चलेगी। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन काफी सॉलिड हो जाएगी, राइट। अगर 20 × 30 600 क्वेश्चन, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। स्नैप टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन में जो स्नैप में जनरली पूछे जाते हैं। सो ज्वाइन दिस कम्युनिटी एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। If you are looking for mock test for snap, because snap requires a good practice, you can check our mocks. Again the link is the description। आप देख सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट में, और उससे आप एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो टाइम्ड मैनर में। Okay, so let's start. Here's the first question. It says A, B, and C invest in a business in the ratio 3:6:5. A and C are working partners. Only B is a sleeping partner. Hence, his share will be 3/4 of what it would have been if he were a working partner. If they make 50,000 profit, half of which is reinvested in the business and the other half is distributed between the partners, how much does C get? ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप में you get in the ratio in which you invest, right? So ABC should get in the ratio 3:6:5, and there will be some criteria for active and sleeping partner, right? तो कहीं पे क्या रहता है कि एक्टिव पार्टनर्स को कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिलता है, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओनली बी इज द स्लीपिंग पार्टनर, और बी का क्राइटेरिया क्या दिया? he will receive 3/4 of what it would have been if he was a working partner। अगर वर्किंग पार्टनर होता तो क्या मिलता? 3:6:5 का 3/4 मिल रहा है। तो इसको कितना मिल रहा है? लाइक 18/4 4.5, 3:4.5:5। तो यानी कि आप कर सकते हो 6:9:10 में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि 50,000 का प्रॉफिट है, हाफ ऑफ विच इज री इन्वेस्टेड, तो हाफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो तो प्रॉफिट में मिलेगा ही नहीं। जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रॉफिट वो 25,000 है। और किसका पूछा है? सी का प्रॉफिट पूछा है। तो सी के कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं आउट ऑफ टोटल 25 पार्ट्स। so 25 into 10/25, 1000 रुपीज। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पढ़ने थे। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन थे, यू जस्ट हैड टू रीड। एंड समटाइम्स लाइक स्टूडेंट्स आर फिक्सेटेड, बस फॉर्मूले में फिक्सेट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें आपको दिया था कि स्लीपिंग पार्टनर को कम दे रहा है। क्वेश्चन में टिपिकली जो आपको कहीं पढ़ा होगा वहां दिया रहता है कि एक्टिव पार्टनर को इतना परसेंट शेयर मिलता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पढ़ने हैं। So it had clear instructions, you just had to read and solve it। Okay, next question is on simple interest, and it says that a sum of rupees 10,500 amount to 13,825 in
3 4 by 5 years at a certain rate % per annum simple interest. Okay, or what will be the simple interest on the same sum for 5 years at double the earlier rate. 5 years में डबल करते हैं अर्लियर रेट को, यहाँ पे कोई रेट है, सर्टेन रेट है, उसका डबल कर दिया। अब इसको टिपिकली लोग क्या करते हैं कि लोग फॉर्मूला लगाते हैं, राइट, PRT बाय 100 एंड ऑल। आपको ये नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट समझना है, ठीक है। इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज सर्टेन थिंग बेसिकली R इंटू T%, ठीक है। ये इस तरह से अगर आप समझोगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 होता है। तो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, ज्यादा प्रिंसिपल होगा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम प्रिंसिपल होगा कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो R इंटू T बाय 100 हो गया प्रिंसिपल का, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज समझ ली। अब देखो 10,500 था, अमाउंट बन गया ये, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 13,825 माइनस 10,500 आ गया 25 एंड 33, 3325 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 4 by 5, 4 by 5 कितना होता है? 80%। 4 by 5 वी कैन से 0.8, सो 3.8 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए? R इंटू टी, 3.8 R%, ठीक है। 3.8 R% कितना है? 3325। और हमें सेकंड सिनेरियो में कितना निकालना है? हमारे उसमें सेकंड में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ पे अमाउंट दी, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 3.8 R था। अब देखो, अगर आप इस तरह से सोचने लोगे तो आप ये इतना सारा नहीं लिखोगे, आप मतलब इंस्टेंटली दिमाग में आ जाएगा 3.8 R। अब आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। सेकंड टाइम कितना है? 5 इयर्स आपका टाइम है, और रेट कितना हो गया? 2R हो गया, बिकॉज डबल द अर्लियर रेट। तो आपको निकालना है 10R कितना होगा, ठीक है। तो आपको निकालना है 3.8 R दिया, आपको 10R दिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़े से क्लोज ऑप्शंस हैं, आपको क्या करना है? 3325, बेसिकली इसको 3.8 से डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख जाएगा, 33250 डिवाइडेड बाय 38, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सीधे सीधे देखना है कि 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 40 इंटू 8 इज 320 माइनस 16 304, ठीक है। क्या गया? 2285, राइट, 285 आ गया। अभी हमने देखा 8 टाइम्स तो ये जा रहा है 304, ठीक है, तो ये 7 टाइम्स जाएगा। अब देखो, द मोमेंट यू सी 8 7, तो आप ये ऑप्शन मार्क कर दोगे, आपको नेक्स्ट आगे निकालना ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है, ठीक है। देन दे सी कि अरे ऑप्शंस में 8750 मिल गया, दे फील हैप्पी। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शंस नहीं है, विच इज समटाइम्स द केस इन स्नैप, यू शुड मार्क विद द पार्शियल, मतलब ये हर एग्जाम के लिए अप्लाई होता है, स्नैप के लिए नहीं। आपको ऑप्शंस को लेके विजिलेंट रहना है, जहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ट्राई टू सी ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीज अगर फिगर आउट हो रही है तो मुझे बताना कि आप कैसे इसको और बेटर वे में कर सकते थे, ठीक है। रिड्यूस करके भी कर सकते हो, लाइक 38 से 3250, फिर अगेन आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर्मूला, अप्लाई द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर आप फॉर्मूला निकाल के करते इसे, P लेट द रेट बी R%, आप निकालते अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस PRT बाय 100, ऐसे कर रहे होते, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे रखते 13,825, फॉर्मूले से बहुत टाइम लगता है, वो स्कूल वाले मेथड है, उनसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने नोटिस किया होगा कि आर आपको नहीं दिया, आर, देन यू वुड राइट 10,500 इंटू आर इज नॉट गिवन इंटू 3.8/100, ऐसे अगर आप कर रहे होते हैं तो काफी टाइम लगता, ठीक है। तो बेटर यूज सच टेक्निक्स ऑफ थॉट प्रोसेस दैट विल improve your solving ability. Okay, now one thing you need to know is snap में ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं किसी एक स्लॉट में, हर में तो मैंने नहीं देखा, पर हाँ लास्ट ईयर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आया था, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे भी आता है। एक स्लॉट में ट्रिग्नोमेट्री पे था, एक स्लॉट में दो क्वेश्चन थे, एक ट्रिग्नोमेट्री पे था और एक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे था, ठीक है।
तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की मैं एक स्पेशल क्लास ले लूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का आपको ज्यादा कंटेंट मिलता नहीं है नेट पे। तो जस्ट कमेंट ट्रिग्नोमेट्री ऑन दिस वीडियो। इफ आई रिसीव 100 कमेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आई विल टेक अ क्लास ऑन ट्रिग्नोमेट्री। स्पेशल क्लास होगी, उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री में जो जो पूछा जा सकता है वो हम उसमें कवर करेंगे। ओके, तो one value is given as sin 23 cos 67 tan 45 plus cos 23 sin 67 cot 45 अपॉन ये करना है, ठीक है। अच्छा, हमें 30 45 60 0 30 45 60 के वैल्यूज पता होती हैं। तो tan 45 cot 45 ये हमें पता है, sin 45 cos 45 ये हमें वैल्यूज पता है, ठीक है। तो tan 45 होता है 1, cot 45 होता है 1, sin 45 होता है 1 अपॉन रूट 2 और cos 45 भी होता है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे sin को s लिख रहा हूँ, cos को c लिख रहा हूँ। cos 67 तो ये तो 1 ही हो गया, प्लस cos 23 sin 67, ठीक है, ये हो गया। और अपॉन हो गया 2 into 1 by root 2 into 1 by root 2, 1 by root 2 into 1 by root 2 means 2, so 2 से 2 कैंसिल हो गया, that means denominator is 1, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, sin 23 cos 23 plus cos 23 sin 67, राइट। एक होता है अगर sin A cos B plus cos A sin B, ये फॉर्मूला होता है हमारा sin of A plus B का, दिस इज साइन ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है साइन 23 प्लस 67 विच इज साइन 90, ठीक है। अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसको एक एडवांटेज रहेगा, एक आधी क्वेश्चन को ऐसा आ जाता है तो आप कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, अगर आपने बाकी चीजें अच्छे से करी हैं, तो ही मैं कहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री करना। ऐसा नहीं कि आपके और बाकी आपको क्या कहते हैं, अरिथमेटिक अच्छे से नहीं आती है, अलजेब्रा नहीं आती है, या ज्योमेट्री नहीं आती, बेसिक ज्योमेट्री, बाकी चीज नहीं आता और आप ट्रिग्नोमेट्री, दैट विल बी अ फूलिश थिंग। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जरूर कर लेना, उससे उसमें आपको आइडेंटिटीज रेशियोज, मतलब उसमें बेसिकली रेशियोज निकालने, उसमें साइन कॉस टैन ये सब नहीं करना होता है। और उससे क्वेश्चन भी आए थे, और लास्ट ईयर एक तो बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन आया था, वी विल आल्सो सी दैट इन सम क्लास, ओके, सेपरेट क्लास जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। आई थिंक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, यू कैन चेक ऑन अवर यूट्यूब चैनल हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फॉर स्नैप, यू विल गेट दैट। There are 10 children in a group. 4 tickets were brought by the theater. The tickets are identical. Child can take at most 2 tickets. How many ways can the tickets be distributed? ठीक है, ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब अगर जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं वो कर सकता है, बट जो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे कर रहा है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो 10 चिल्ड्रन है और 4 टिकट लेके आते हैं, ठीक है। द टिकट्स आर आइडेंटिकल, इसमें हमें केस बनाने पड़ेंगे। चाइल्ड कैन टेक एट मोस्ट 2 टिकट्स। तो आप पहले सिनेरियो सोचो। जब भी ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपको सारे सिनेरियो सोचने होते हैं और सबको ऐड करना होता है। फर्स्ट सिनेरियो क्या है, आप एक 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 और एक टिकट, ठीक है, एक टिकट लोगे, मीन्स आपको 4 लोगों में 4 टिकट बांटने, ठीक है। एक चाइल्ड को मैक्सिमम 2 टिकट्स मिल सकते। तो एक बांटना है, इसका मतलब कैसे हो सकता है, आपको 4 मतलब जो चिल्ड्रन है वो सेलेक्ट करने, यू हैव टू सेलेक्ट 4 चिल्ड्रन आउट ऑफ 10। थॉट्स यही है ना कि 4 पहले बच्चे सेलेक्ट करेंगे, सबको एक एक दे दोगे। तो 10 C 4 कितना होता है, 10 9 8 7 अपॉन 24, 24 9 8 इंटू 8 इज 72, तो 210 हो गया, ठीक है। कई लोग ये मार्क कर देंगे, दैट इज नॉट द आंसर, बिकॉज आपको और केसेस भी सोचने हैं। अच्छा, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है कि एक चाइल्ड को 2 दे देंगे और बाकी 2 चाइल्ड को एक एक दे देंगे, ठीक है। अब इसको करने के तरीके क्या है, पहले हमें 3 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 10 C 3, ठीक है। 10 C 3 निकाल लेते हैं, 10 9 8 बाय 6 120, ठीक है, 120। लेकिन अभी हमने क्या करा कि 3 बच्चे निकाल दे, फर्स्ट टिकट सेकंड, मतलब एक बच्चा ऐसा होगा जिसको 2 टिकट मिलेंगे। अब वो कौन होगा, उसको अगेन हम 3 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जिन्हें टिकट्स देने हैं, ठीक है।
पर उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको 2 टिकट देने हैं, बाकी को एक एक देने हैं। सो वी विल सेलेक्ट देम इन 3 वेज। 3 वेज होगा, या तो इसको मिलेगा, लेट अस से दीस पीपल आर ए बी सी, या तो ए को 2 टिकट मिलेंगे, या बी को 2 टिकट मिलेंगे, या सी को 2 टिकट मिलेंगे। दैट इज 360। और फाइनल केस क्या होगा कि 2 चिल्ड्रन है, दोनों को 2 2 टिकट दे दो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। 10C2, 10C2 इज 10 into 9/2 इज 35। अब क्या हमें इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है? डू वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय एनी नंबर? नो, बिकॉज अगर हमने 2 टिकट, 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए तो दोनों को 2 2 देना है ना, और टिकट्स आर आइडेंटिकल, तो 2 एक को दे दो, 2 दूसरे को दे दो। तो द टोटल वेज इज 360 plus 445 is 405 plus 210 615। ठीक है, अगर कोई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, ये चीज भूल गए, तो आपका आ जाएगा 210 प्लस 120 प्लस 45, तो 375 भी कुछ लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान देना है। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चन था ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, राइट। तो अगर आपने पढ़ रखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, गुड, बट कुछ चीज समझ के जाओ कि अरिथमेटिक अच्छे से कर लो, ज्योमेट्री कर लो, राइट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं स्नैप में। नंबर्स भी देख लेना। ओके, सो इट इज, स्नैप इज नॉट अबाउट पार्शियल टॉपिक्स। अगर आपने अच्छे से टॉपिक्स कवर किए, तो अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने ये सारी चीजें करी होंगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किए तो कर लेना, लाइक आई हैव क्रिएटेड सम वीडियोस ऑन मॉडर्न मैथ फॉर एनमैट, वो स्नैप के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं। अगर आप वो 5 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियो हैं, 2 प्रोबेबिलिटी के वीडियो हैं, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बेसिक से लेके हर तरह के क्वेश्चन उसमें कवर आए। 5 positive integers are given. The arithmetic mean of the 5 numbers is 7. The median is 7. The unique mode is 12. Find the difference between the largest and the smallest numbers. ठीक है, हमें क्या करना है, 5 नंबर्स दिए, अरिथमेटिक मीन आपको पता है एवरेज होता है, एवरेज इज 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल विल बी 7 into 5 यानी कि 35, टोटल 35 है। नाउ वी आर गिवन मीडियन इज 7। मीडियन क्या होता है, सेंट्रल नंबर होता है। तो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो सपोज ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है, असेंडिंग, या फिर आप, अभी कुछ लोग कहते हैं कि सारे नंबर असेंडिंग में नहीं है। बेसिकली सबसे छोटा पहले होना चाहिए, सबसे बड़ा लास्ट में होना चाहिए। अगर इक्वल नंबर्स भी हैं वो इक्वल में आएंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है कि सारे असेंडिंग नहीं, ऐसा कहीं पे दिया नहीं। बेसिकली यू कैन से दैट नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, या नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसी भी, चाहे आप बड़े से छोटा लगाओ या छोटे से बड़ा लगाओ, जो सेंटर में है वो 7 आएगा। ठीक है, नाउ इट सेज द यूनिक मोड इज 12। मोड क्या होता है, मोड वो नंबर होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है। ठीक है, जो मैक्सिमम इनमें आएगा। अगर हम 12 को है यूनिक दिया, यूनिक मतलब, देखो एक एग्जांपल देता हूँ मोड का। सपोज ये क्वेश्चन भूल जाओ, मैंने कहा कि 3 3 4 4 5 ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, मोड विल बी 3 ऑल्सो एंड 4 ऑल्सो। ठीक है, ये भी मोड है क्योंकि ये 2 2 बार आ रहा है। ठीक है, पर अगर मैं 2 3 4 4 5 कहूंगा तो ये यूनिक मोड हो जाएगा, क्योंकि वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, यूनिक एक ही नंबर है। ठीक है, अच्छा, यूनिक मोड इज 12। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। तो कभी कभी स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और कैट में तो DILR में पूछते हैं मीन मोड वाले क्वेश्चंस, तो अगर आपने वो प्रिपेयर किया तो होपफुली आप ये समझ जाओगे। तो 12 है, ठीक है, 12 यूनिक है, तो दैट मीन्स 12 मतलब मल्टीपल टाइम्स आना चाहिए। अगर मैं 12 को 3 टाइम्स लेता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज टोटल 35 है तो 36 हो जाएगा। 12 को 2 बार लेना पड़ेगा। अब 7 के तो इधर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 12 12 ले लिया है। ठीक है, अच्छा 12 12 ले लिया। अब क्या बचा कि हमारे पास 3 नंबर्स आ गए, 24 प्लस 7 इज 31। ठीक है, 31 हमारा टोटल बन गया। इन दोनों नंबर का टोटल 4 बनाना है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इन दोनों का टोटल हमें कितना बनाना है, 4 बनाना है। 4 कैसे बन सकता है, या तो 1 3 बनेगा या 2 2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया देखो, यूनिक मोड इज 12, मतलब 12 2 बार आ गया तो दूसरा नंबर 2 बार नहीं आ सकता, सो दिस विल बी रूल्ड आउट, हेंस इट विल बी
1 and 3, so मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना होगा? 12 माइनस 1, दैट इज 11। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, वैल्यूज इतनी सिंपल थी कि आप इजीली निकाल सकते हो। जस्ट आपको मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। So don't be surprised if you get 1 or 2 off-topic questions in the exam. चलो next question देखते हैं। In a stream running at 3 km/h, a motor boat goes 12 km upstream and back to the starting point in 60 minutes. Find the speed of the motor boat in still water. ठीक है, अब पहले से ऑप्शन वैसे करते हैं, फिर ऑप्शन से भी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 3 km/h से चल रही है, ये 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और फिर 60 मिनट में रिटर्न कर लेती है, दैट इज 1 hour. So we will write this thing. There are 4 speeds: down, up, boat and stream. Stream की स्पीड कितनी है? 3 है। बोट की स्पीड नहीं है, लेट अस से x, वही हमें निकालनी है। तो अपस्ट्रीम विल बी x minus 3 and downstream will be x plus 3. अब टोटल टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, t is equal to t1 plus t2 या फिर t3, जितना भी जो भी डायरेक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। t अपॉन what is t? t is distance upon speed. So 12 upstream गया, that is x minus 3 plus 12 upon x plus, so that is equal to 1. ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब क्या कर देंगे? x minus 3 x plus 3 से मल्टीप्लाई कर दो, so it will become 12 times of 12x plus 36 plus 12x minus 36 upon x square minus, that is equal to 1. तो 36 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, थोड़ी आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी अगर आपको बेटर परफॉर्म करना है कि एक एक स्टेप ना लिखो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 24x, एक साइड सोच के इमेजिन करके लिख लो। एक्स स्क्वायर आ गया, ये 24x है। ठीक है, ये 24x है, इसको माइनस कर लो क्योंकि हमें इवेंचुअली इसे इधर ले जाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से, एंड -9 ही रहेगा क्योंकि ये इधर जा रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपका टाइम बढ़ाती है, मतलब टाइम आपको ज्यादा देती है। लोग कहते हैं ना स्नैप स्पीड बेस्ड टेस्ट है, जो बढ़िया कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो यही सारी चीजें करते हैं कि छोटे छोटे स्टेप नहीं लिखने हैं। ठीक है, आप कई लोगों को देख रहे होते, वो पढ़ा रहे थे एक एक पूरा पूरा स्टेप लिख के करा रहे थे, वो नहीं करना है। वो आप करके चीजें समझ लोगे, बट एग्जाम में अगर आपको क्रैक करना है ना, तो ऐसे क्रैक नहीं होगा। आप कहोगे यार मुझे आता सब है पर सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं पर ट्रिक्स नहीं आती, तो वो आपको देखना है कि आपको इंश्योर करना है छोटी छोटी चीजें। अगर आप मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आप एक एक स्टेप, दो दो स्टेप बचा के टाइम बचा रहे हो, तो हो सकता है आपको एक एक्स्ट्रा मिनट मिल जाए। और एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस बहुत होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह से कैट दे रहे हो, 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिया, 2 एक्स्ट्रा कर लिए। तो एक ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, इससे एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाते हो तो आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो। राइट नाउ, अब क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे इसे? क्योंकि रूट में आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ रूट वाला रहेगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो b इज -24, सो b प्लस माइनस b स्क्वायर इज 576 प्लस 36 अपॉन 2a2 हो गया। ये तो आ जाएगा 24 प्लस माइनस, अब देखो 576 प्लस 36 कितना होगा? 24 के स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 612 आ जाएगा अपॉन 2 आ गया। ठीक है, माइनस क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। अब देखो ये क्या आ गया? 12 प्लस ये भी जो रूट 612 है वो बाय 2 है। अब आपको रूट 612 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक तो 12 दिख रहा है। ठीक है, 12 आ रहा है, 10 आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में से अगर किसी एक ही ऑप्शन में आ रहा था तो आपको सॉल्व नहीं करना होता, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 612 को थोड़ा फैक्टराइज करते हैं और देखो 17 दिया है। ठीक है, तो आप 17 से डिवाइड करके देख लो 612 को। 17 351। तो नंबर्स को देख के घबराना नहीं है उस सिचुएशन में। आपको यहाँ पे 36 आ गया, देखना है कि क्या आपको कोई इक्वेशंस
कोई ऑप्शन सूट कर रहे हैं. सो 36 आ गया. 36 मीन्स 6 विल बी टेकन आउटसाइड. 12 प्लस 6 रूट 17 बाय 2, तो यानी कि आ गया 12 प्लस 3 रूट 17. ठीक है, 12 plus 3 root 17 which will be in this 3 into 4 is 12 and 3 into root 17 is this. तो ये था एक वे. एक दूसरा वे बताता हूँ, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है रादर देन सॉल्विंग दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, तो ये मेथड होता है टिपिकली जो आप सॉल्व करते हो निकालने के लिए. वैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिखता है तो अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है तो आई वुड नॉट रिकमेंड गो फॉर सच क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं, होल्ड नहीं है, तो आप पैनिक करोगे और एग्जाम सिचुएशन में विच इज इनएविटेबल. नाउ देयर इज अ मच बेटर वे विच यू कैन थिंक. अगेन इसके लिए भी थॉट प्रोसेस चाहिए अगर आपने सोचना जानते हो. ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि ये 12 अपॉन एक्स माइनस थ्री और 12 अपॉन एक्स प्लस थ्री ये हमारी इक्वेशन है. ठीक है, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है. अब एक काम करते हैं, हमें एक्स की वैल्यू गिवन है. अच्छा, रूट 17 कितना होता है? रूट 16 इज 4. रूट 17 हम कह सकते हैं 4.1. ठीक है, बहुत बड़ा नहीं हो तो 4.1 होगा, 5 तो नहीं हो जाएगा. तो एक काम करो, सब जगह 4.1 रख लो. ठीक है, तो कितना हो गया? 7.1 इंटू 4, 28.4. चलो आप 4 ही रख दो, इसको और भी कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते हैं, सिंपल रखते हैं. तो 4 ही रख दो, तो 28.4, 28 हो गया. 6 इंटू 5 30 हो गया. ठीक है, ये कितना हो गया? 6 इंटू 3 18 हो गया. और 8 इंटू 3 24 हो गया. ठीक है, वो एक्चुअल नहीं है, उसके आसपास है. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 28 रखता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12/25 प्लस 12/31. 12/30 कितना होता है? 0.48. ये थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए. 40% के आसपास है 0.4, उससे भी कम है. ये एग्जैक्ट नहीं करना. तो ये तो लेस देन 1 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है. 30 लोगे, 30 में कितना हो जाएगा? 12/33 और 12/27. ठीक है, क्या ये 1 के बराबर आएगा? 12/33 कितना होगा? अराउंड 1/3 हो गया. देखो, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स हेल्प करती हैं हमेशा. 11/33 होता है 0.33. ठीक है, ये 12 हो गया, तो 0.35 कह सकते हो. 0.4 से तो कम ही होगा. ठीक है, 0.4 से कम है 0.35. और ये 12/27 कितना होगा? करीब 12/27 इज 4/9. राइट, 4/9 इज 0.44. तो डेफिनेटली लेस देन 1 है. ठीक है, लेस देन 1 है. 50% तो है नहीं, तो ये भी रूल आउट हो गया. ठीक है, 18 ले लोगे तो 12/15 प्लस 12/21. 12/15 ही 80% हो गया, 0.8. 12/27 is 4/7 which is 0.57. तो ये 1 से ग्रेटर हो गया. ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये आपकी वैल्यू आएगी. एग्जैक्ट नहीं आएगा इसमें भी, क्योंकि ये रूट 17 है, हमने 0.1 नहीं लिया है. तो एक तरीका ये भी है जो आप ऑप्शन से कर सकते हो. ये इक्वेशन तो आपको बनानी पड़ेगी, और ये आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं. ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, ये आपको इंस्टेंटली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. Okay, so in this way you can solve such questions better. Now this questions, like if you are already good at other things, ठीक है, तो आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि आप किस किस टॉपिक में कितने इन डेप्थ घुसे हुए हो, कौन से टॉपिक के आपने कितने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उस अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में पिक करना है. दिस इज नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. अब कोई है जो क्वांट में बहुत अच्छा हो सकता है, तो वो ये क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन अगर आपकी क्वांट वीक है तो उस क्वेश्चन को टच नहीं करना है. ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होंगे जिन्हें आप कर सकते हो. फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 555 इंटू 444. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, 5 की कोई भी पावर होती है वो हमेशा 5 पे एंड करती है, बहुत बेसिक है. और 4 की जो ऑड पावर होती है वो आपको 4 देती है, और 4 की जो इवन पावर होती है वो 6 देती है. ये 5 पे एंड होगा, ये 6 पे एंड होगा, दैट मीन्स द लास्ट डिजिट विल बी 1. यस, तो कुछ एक क्वेश्चंस इस लेवल के भी आपको मिल सकते हैं. The angle bisectors AL and CK of triangle ABC intersect at point F. Angle ABC is 84. Find the value of AFK. ठीक है, ABC बनाते हैं. अब आप कहोगे बाकी एंगल्स ही नहीं दिए. दिस इज A, B एंड C. ठीक है, ये कह रहा है कि AL एंड CK
AL is angle bisector DK, ये दूसरे एंगल का बाइसेक्टर, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट F। ठीक है, तो आपको निकालना है AF के, निकालना है एंगल AF के, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे करेंगे? सी व्हाट यू नीड टू डू इज, ये 84 है। ठीक है, तो देखो कभी भी ज्योमेट्री करनी हो ना, और अगर आपको सोचना है कि यार ये कैसे निकलेगा, थिंक ऑलवेज थिंक रिवर्स। अगर मुझे कोई ट्राइंगल मतलब कोई एंगल निकालना है, सपोज ये एंगल निकालना है, ये एंगल के लिए मुझे क्या चीज चाहिए होगी? दो चीजें चाहिए हो सकती हैं। एक तो ये ट्राइंगल का पार्ट है, इस तरह से सोचो कि वो एंगल किस ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल या लाइन इनका पार्ट है। ठीक है, टिपिकली ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल या फिर कोई और पॉलीगन या फिर लाइन का पार्ट होगा। ठीक है, लाइन का सोच सकते हो, ट्राइंगल का सोच सकते हो, ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन या फिर कोई और पॉलीगन, किसका पार्ट है, किसका पार्ट है ये सोचना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, इससे ज्योमेट्री आपकी काफी इंप्रूव हो जाएगी। एक बस एक सिंपल सी टिप, जिससे लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग सोच रहे होते हैं, लोग एंड में पहुंचने की सोच रहे होते हैं। ऑलवेज थिंक रिवर्स, कि जो एंगल निकालना है वो किस चीज का पार्ट है, ये पहले सोच लिया ना, तो फिर रिवर्स आप बहुत इजीली सोच सकते हो। ठीक है, अच्छा ये किसका पार्ट है? ये तो इस ट्राइंगल का पार्ट है, जिसमें हमारे पास तीन एंगल्स होने चाहिए। तीन एंगल्स मतलब इसके, इसको जानने के लिए हमारे पास दो एंगल्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्या ये एंगल पता है? एंगल नहीं पता है, ये दोनों, हमें सिर्फ ये एंगल पता है। ठीक है, और ये तो सोच लो, इसके लिए भी आपको ये रिवर्स सोचना पड़ेगा कि ये किस, कहाँ से निकाला है। ठीक है, तो ये फीजिबल नहीं है ट्राइंगल, यहाँ पे तो कोई पॉलीगन है ही नहीं, ट्राइंगल वाला फीजिबल नहीं लग रहा है। लाइन वाला कॉन्सेप्ट देखो, लाइन वाला कॉन्सेप्ट है कि ये इस लाइन का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं ये एंगल पता लगा लूं तो मुझे ये एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम उस एंगल से उठ के आ गए, अब हमें ए एफ के का तो हमें पता चल गया, ए एफ के पता चल गया, हमें लाइन से निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? ए एफ के लिए टू फाइंड ए एफ सी निकालना है। अब ए एफ सी किसका पार्ट है? इस ट्राइंगल का पार्ट है। ठीक है, लाइन का नहीं निकालोगे, क्योंकि लाइन का हमें पता है कि हम उसी पे डिपेंडेंट है, ए एफ सी पे ही प्रीवियस के लिए। इस ट्राइंगल का पार्ट है। अगर मुझे ये दो एंगल पता होंगे तो मैं ये एंगल निकाल लूंगा। क्या मुझे दो एंगल पता है? ये क्या है कि ए और सी का हाफ है, दिस इज हाफ ऑफ एंगल ए एंड दिस इज हाफ ऑफ एंगल सी। तो ए और सी हमें इंडिविजुअली तो नहीं पता, बट हमें पता है कि ए बी सी इज 180 एंड वी आर गिवन बी इज 84, सो ए प्लस सी इज 96। तो इसका हाफ ऑफ ए प्लस सी विल बी इक्वल टू 48। तो ये दोनों 48 हो गए। अच्छा, एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों मिला के 48 हो गए, इन दोनों का सम 48 आ गया, राइट। तो एक प्रॉपर्टी भी होती है, वो आप सीधे यूज कर सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आप 48 डिग्री ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो आप, अगर आपको प्रॉपर्टी स्ट्राइक नहीं हो रही, आप ये भी निकाल लोगे तो आपका 132 आ जाएगा और ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सोचते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट वही है कि थॉट प्रोसेस अगर आपने बिल्ड कर ली तो आप इंस्टेंटली ज्योमेट्री में एक्सेल कर सकते हो, स्पेशली दीज एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। If you are preparing for NMAT and SNAP and are looking for a structured preparation जिसमें सारे टॉपिक कंप्लीटली हो, और उसके साथ प्रैक्टिस शीट्स, मॉक टेस्ट ऑफ बोथ एग्जाम्स, यू कैन check our course. And in case you are preparing for only one of these exams also, you can reach out to us, and like we can adjust the price accordingly. कुछ बच्चे हमसे कहते हैं सर हम खाली स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे हैं या खाली एनमैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम मॉक्स नहीं देंगे और प्राइस के लिए रिड्यूस हो जाएगा। Okay, so here's the next question. It says the ratio of the present ages of A and B is 8:9. After 9 years, this ratio will become 19:21. 4 years ago, the ratio of the ages of B and C was 9:10. What is the present age of C? ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि ए और बी का रेशियो 8:9 है। आफ्टर 9 years दिस विल बिकम 19:21। ठीक है, तो ए रेशियो बी का एज रेशियो कितना है? ये अभी एज है, आफ्टर 9 years, तो 9 years बाद ये क्या हो जाएगा? ये इनका एज बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 19.21। ठीक है, हाँ। अब क्या होता है, कई लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक तरीका बताता हूँ कि आप इसे कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो पहले हम यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ। एक तो है कि ऐसे एज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, और दूसरा जो ऑप्शंस अप्रोच होगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि ये 9 इयर्स बाद ही हो जाएगा। अब लोग इसे क्या सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मैंने सारे लोगों को ये देखा, स्टूडेंट्स यही करते हैं, डेफिनेटली उन्हें पढ़ाने वाले भी उसी तरह से करा रहे होते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये डिफरेंस सेम है, ठीक है, ये डिफरेंस सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगा। अगर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस गैप को देखेंगे। गैप यहाँ पे कितना है, x है, और यहाँ पे गैप कितना है, 2 है। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मतलब क्या कर लेते हैं, ये देखो कि हमें गैप 2x करना है, दोनों को इक्वेट करना है, गैप को बराबर करना है। तो हम क्या कर लेंगे, देखो रेशियो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 3:4 है तो 6:8 भी वही होगा, ठीक है। 9:12 भी वही होगा। तो यहाँ पे यही चीज करनी है कि यहाँ पे गैप नंबर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 16x और 18x, अगर मैं 16x इंस्टेड ऑफ टेकिंग 8 एंड 9x हम 16x और 18x कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या था, 19/21 था। अब इसे मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट बिकम्स 19x एंड 21x। अब गैप सेम हो गया, 2x गैप हो गया, तो इसको ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर लो। 16x प्लस 9 इज 19x, तो 3x इज इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3। तो एज कितनी आ गई, 16x, 48 और 54 आ गई आपकी ए और बी की एजेस, ठीक है। तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बिना इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ए और बी की एजेस आ गए, ए बी, तो 48 और 54। अब ये कह रहा है नेक्स्ट 4 years अगो, ठीक है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी वाज 9:10। तो अभी इसकी 54 है, तो 4 years अगो 40:50 हो जाएगी। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी वाज 9:10। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन है, ठीक है। 4 years अगो यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे सी एंड बी होना चाहिए, ठीक है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, यहाँ पे सी एंड बी होना चाहिए 9:10, ठीक है। ये यहाँ पे एक हमारी ओर से एंड से मिस्टेक है, इट शुड बी सी एंड बी। तो बी की 50 हो जाएगी, तो सी की यहाँ पे 45 हो जाएगी, ठीक है। तो पूछा प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो इसमें 4 ऐड कर लोगे, दैट विल बी 49। यहाँ पे एक टाइपो एरर हो गया था, इट हैज टू बी, बिकॉज वो आपका फिर आंसर नहीं आता, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। अच्छा, एक तरीका तो ये होता है जिसमें आपने इक्वेशन सॉल्व की। एक दूसरा तरीका बताते हैं यूजिंग ऑप्शंस। ऑफ कोर्स क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन से इसे कैसे कर सकते हैं, 4 years अगो सी एन बी 9:10 है, ठीक है। तो 4 year अगो सारी वैल्यूज से 4 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये 45 हो गया, ये हो गया 54 हो गया, 36 हो गया। सी का 9 के रेशियो में, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग हम बी की एज निकाल देंगे। ऑप्शन से आप जा सकते हो, देखो हमें सी की एज निकालनी है ना, और सी की कंडीशन क्या दी है, 4 years अगो दी है। अब बी की कंडीशन दी है रेशियो ऑफ प्रेजेंट, और तो ये सी की एज हो गई, उसके अकॉर्डिंग बी की एज कितनी हो जाएगी, 50 में हो जाएगी। 9:10 है, तो ये 60 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 40, ठीक है। ये 4 years अगो थी। अब टुडे में कितनी हो जाएगी, इसकी 54 हो जाएगी, इसकी 64 हो जाएगी, इसकी 44 हो जाएगी, ठीक है। और अभी प्रेजेंट एज कितनी है, बी की 9 के रेशियो में, सो वी कैन एलिमिनेट दीज ऑप्शंस, हेंस दिस इज अवर आंसर। तो ये बेटर मेथड है, ठीक है। ये तो एक रेशियोज को सॉल्व करने का भी मेथड समझ में आ गया। और ऑप्शंस, ये जो एज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ट्राई टू गो विद ऑप्शंस, ठीक है। आपको सिचुएशन बनानी पड़ेगी, प्रेजेंट एज किसकी पूछी है, तो कितने साल पहले पूछी है, ये सब रख के, ऑप्शंस रख के, बिकॉज दीज आर ऑल इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। ऑलवेज सॉल्व यूजिंग ऑप्शंस, विच इज अ मच बेटर अप्रोच, ठीक है। ऑप्शन से आप क्या करोगे, 4 year अगो का रेशियो दिया,
किसका दिया, सी और बी का। ये आपको ए और बी का लास्ट में लेना है, रिवर्स करना है, क्योंकि जिस पर्सन का निकालना है उसकी एज ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा पर्सन दिया उसकी प्रेजेंट एज या एक्स ईयर्स लेटेस्ट, ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी, ये आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने सिर्फ ऑप्शन से रूल आउट कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको काफी हैंडी मिलेंगे इन क्वेश्चंस में। तो रिमेंबर दिस, ये भी मेथड होता है बट अप्लाई टू, ट्राई टू अप्लाई ऑप्शंस। सपोज ये कैट जैसे एग्जाम में आए कि जिसमें ऑप्शंस नहीं है, तो आपको ऐसे मेथड से करना पड़ेगा, बट अगर ऑप्शंस है तो बेस्ट गो विद द ऑप्शंस। So there are several questions which can be done effectively faster using options. A sphere has a radius of 17 centimeter. It is intersected by a plane at a distance of 8 centimeter from its center. Find the area of the resulting cross section. ठीक है, एक स्फीयर था, उसमें हमने ऐसे कट मार दिया, ठीक है, एक प्लेन बना दिया, तो 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर, तो ये सेंटर O है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। हमें एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है, हमें ये एरिया निकालना है। यहाँ पे एक ऐसे सर्कल सा बन जाएगा, अगर आप स्फीयर को कट करोगे तो सर्कल बनेगा, हेमिस्फीयर करते हो तो एक सर्कल बनता है ना बीच में, तो यहाँ पे भी अगर आप इस पार्ट को निकाल दोगे, लेट्स से आपने ये पार्ट निकाल दिया ऐसे, तो एक सर्कल बनेगा यहाँ पे, इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली आपके, या 3D में देख रहे हो, इसे 2D में विजुअलाइज करो, तो ये कॉर्ड बन रही है, ठीक, ये कॉर्ड है और ये आपका डिस्टेंस है, रेडियस है 17, 17 हो गया, ठीक है, ये 17 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 8 15 17, एक पाइथागोरियन ट्रिपल होता है। तो एक थ्योरम होता है सर्कल का कि अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हो, या फिर आप दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और इफ यू ड्रॉप लाइक जो सेंटर से होता है, अगर मिड पॉइंट के कॉर्ड पे जाते हो तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये पता होना चाहिए। ये 15 हो गया, तो इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस 15 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हमने एक नेक्स्ट नया सर्कुलर पोर्शन निकाल दिया जिसका रेडियस 15 है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, तो 225। ठीक है, सो 3D ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। The average of 5 consecutive even numbers in increasing order is k. If the next 4 consecutive even numbers are included, the average of all the numbers is। ठीक है, इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप k को 5 consecutive even numbers दिए, ठीक है, तो आप 5 consecutive ले लो, 2 6 8 10, सॉरी 2 4 6 8 10, ठीक है, इसका एवरेज कितना है, 6 है, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या कर दिया, इफ द नेक्स्ट 4 consecutive even numbers are included, 12 14 16 एंड 18, ठीक है। अच्छा, तो अभी एवरेज कितना था, के हमारा 6 आ रहा था, अब हमने ये निकाल दिया, इनका एवरेज निकालना है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इवनली स्पेस नंबर्स हैं, एपी, अगर एपी है, एपी का एवरेज होता है मिडिल नंबर, आपको इनको ऐड करने की जरूरत नहीं, जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है। तो पहले 5 नंबर थे, मिडिल में ये आ रहा था, ये एवरेज हो गया, ठीक है। अब कितने हो गए, 9 नंबर हो गए, मिडिल में ये आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मिडिल में आ रहा है, ये न्यू एवरेज है, ठीक है। ये के था, ये के प्लस, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज मिडिल नंबर होता है। तो यूजिंग दिस यू कैन सॉल्व इट। ओके, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन इंडाइसेस। कई लोग इसे लॉग से भी करते हैं, पर इसे बिना लॉग के भी किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको लॉग से कराते हैं, लाइक आई डोंट नो व्हाई, इसमें लॉग की जरूरत ही नहीं है, व्हिच आई फील कि बिना लॉग के ही कर सकते हैं। लेट्स सी कि इसे बिना लॉग के कैसे हम कर सकते हैं। So it says that like 35 raised to the power a is 7 to the power b, which is 625. We need to find the value of 1 upon a minus 1 upon b. ठीक है, 35 की पावर a है, which is 7 की पावर b। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब देखो कि 35 की पावर a है, चलो सारे चीजों को हम एक नंबर से इक्वेट कर देते हैं, लेट अस से x, ठीक है। तो 35 टू द पावर a इज इक्वल टू x। अब क्या करो कि जो नंबर पार्ट है वो बाहर निकाल लो, तो हम क्या कर लेंगे कि हम 35 को बाहर निकाल लेंगे। 35 कैसे निकलेगा,
ये हम कर सकते हैं x की पावर 1/a। अगर हम सारी चीज की 1/a पावर निकाल दें, ठीक है, 1/a पावर निकाल दी, तो 35 की पावर a इंटू 1/a, दैट इज 35 हो गया। ठीक है, x की पावर 1/a हो गया, तो ये आपको आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम 7 लिख सकते हैं x की पावर 1/b। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो कि 35 7 से डिवाइड होता है, मतलब 7 डिवाइड्स 35। ठीक है, now what we will do, we will divide this। 5 is equal to x to the power 1 upon a upon x to the power 1 upon b। तो जब डिवीजन करते हैं तो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे ये देखना है, 625 इज 5 की पावर 5, 25, 125, 625, फोर्थ पावर है, 5 की पावर 4 ले लो, तो दैट विल बी इक्वल टू x की पावर 1 अपॉन a माइनस x की पावर 1 अपॉन b रेज टू द पावर 4। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 1 अपॉन a और 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b निकालना है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 625 वाज इक्वल टू x, राइट? सो कैन वी से दिस इज x, सॉरी ये मैंने यहाँ पे माइनस पूरा एक साथ ही माइनस आएगा, माइनस ऐसे अलग से नहीं होगा। तो क्या आ गया, 1 अपॉन a, x की पावर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इज इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन। ठीक है, तो a 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b कितना आ गया, 1 अपॉन 4। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर वे था जिससे सॉल्व किया। हैक बता रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, 35 और 7 है। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ये पता है हमें, और ये 5 की कौन सी पावर है, 4 है। ठीक है, तो 5 की पावर 4 है, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी आना चाहिए 1 अपॉन 4। ठीक है, ये ध्यान रख लो, सीधा डायरेक्ट है। मैं ये क्वेश्चन को देख के लाइक थोड़ा, ये तो बिल्कुल ही, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो इस तरह से करो, अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो ये देख लो कि ये फोर्थ पावर है, 5 की पावर 4 है, और यहाँ पे हमें 5 ऑब्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस है। अब कुछ सोचेंगे प्लस कहाँ पे होगा, प्लस वहां पे होगा, लेट अस से अगर मैं कहता हूँ 3 की पावर a इज इक्वल टू 9 की पावर b, या फिर लेट्स से 5 की पावर b इज इक्वल टू 15, राइट? 15 नहीं, 15 की कोई पावर ले लेते हैं, 15 की पावर ले लेता हूं मैं 4। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, तो ये इस तरह से यहाँ पे आपको प्लस करके करना पड़ेगा। तो इसमें भी आप यही करोगे, 3 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे 5 इज इक्वल टू द पावर 1 अपॉन बी, फिर मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 15। 15 इट विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ पे 15 की पावर 4 दिया। ठीक है, इसकी अगर हम फोर्थ पावर लेते हैं, या फिर चलो यहाँ पे आप कह रहे हो 1/4 सेम आंसर है, वो मैंने कोइंसिडेंटली 4 ही ले लिया। तो बेसिकली ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर ये डिवीजन है, ठीक है, 35 और 7 डिवाइड कर रहा है, 5 आ गया, ठीक है, और ये 5 की पावर है, तो हम सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी पूछा होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों नंबर्स का, तो यहाँ पे 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी पूछा होगा। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो नंबर है आपको क्या करना है, ये वैल्यू दी है, दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली जो आपका पावर आ रही है, जो इस नंबर की पावर आ रही है। पर अगर ऐसे डायरेक्ट याद भी मत करो, क्योंकि कुछ और चीज आ गई तो गलत हो सकता है। ये मेथड अपनाना है आपको, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रॉपर वे भी बता दिया, और हाउ टू थिंक थ्रू द ऑप्शंस भी, ये भी आपको बता दिया कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, okay, so let's see the next question. It says the distance between two stations A and B is 428 kilometer. Train starts from station A at 6 a.m. and moves towards station B at an average speed of 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो A से B की तरफ ट्रेन जा रही है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और B से 620 पे निकलेगी, और टुवर्ड्स स्टेशन A एट एवरेज स्पीड ऑफ 55, तो यहाँ से 55 में आ रही है। ऐसे क्वेश्चन में
सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले ट्रेन को मूव करना है जब दोनों ट्रेन मोशन में आ जाएंगी। तो ये 6 o'clock पे निकल गई, ये 6:20 में निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसे 6:20 तक मूव करा देंगे। 6:20 तक ये कितने किलोमीटर कवर कर लेगी? देखो 48 की स्पीड से जा रही है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मीन्स 1/3 आवर। ठीक है, 1/3 ऑफ 48 यानी कि ये 16 किलोमीटर कवर कर लिया। पहला स्टेप क्या करना है, जो ट्रेन पहले मूव हो रही है उसको मूव करा दो। ठीक है, अब दोनों ट्रेन मोशन में आ गए। 6:20 पे ये 16 किलोमीटर आ गए। डिस्टेंस कितना था, 428। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो 16 को, 412। ठीक है, पहला स्टेप निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर हो गया। बचे हुए डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना है, रिलेटिव स्पीड से। ये 48 से जा रही है, 55 से जा रही है। टोटल कितनी स्पीड हो गई, 103, यानी कि 4 आवर्स। 6:20 पे और 4 आवर्स ऐड कर लो, 10:20। तो ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे आप कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप करना है, पहली ट्रेन जो मूव हो रही है उसको निकाल, उसका डिस्टेंस निकाल लो कितना कवर कर दिया। सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, उसको कितने से डिवाइड कर दो, जो दोनों की टोटल स्पीड है, उससे आ जाएगा कितने टाइम बाद मीट करेंगे। और कितने टाइम कहाँ से काउंट करेंगे, ये 4 आवर्स काउंट होंगे 6:20 से, यहाँ 6 से काउंट मत करना। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे 6 पे ऐड कर देते, वो मिस्टेक हो जाता है। Alicia has 4 maths books and 3 different physics books. Okay. In how many ways can she arrange these 7 books on a shelf? The maths books must be next to each other. ये आपने अगर वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली सीरीज देखी होगी, उसमें आपको ये बंडलिंग वगैरह सब कराया था। मैथ्स बुक्स को टुगेदर करना है, तो सारी मैथ्स बुक्स एक साथ ले लो, M1 M2 M3 M4, और 3 और बुक्स बच गई। ठीक है, P1 P2 P3। रिमेंबर, इन्हें साथ नहीं रखना है, ये कैसे भी आ सकती है, ये साथ में भी आ सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो कितने आइटम्स है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। और मैथ्स बुक्स आपस में कितनी है, 4 है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज 24 इंटू 24, 576। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। If the first three terms of an increasing geometric progression are 2x plus 4, 4x plus 8 and 11x plus 4, find the sum of first 5 terms. ठीक है, अब यहाँ पे टिपिकली लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे जब 3 टर्म्स दिए हैं तो लोग कहते हैं कि जो मिडिल टर्म है वो प्रोडक्ट ऑफ, लेट्स से इफ 3 टर्म्स आर ए बी सी, ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब लोग, कुछ लोग यहाँ पे ये करेंगे, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, विच इज फाइन। ठीक है, बट अगर आप एक थोड़े से ऑब्जर्वेशन स्किल्स लगाओ, 2x प्लस 4 है, 4x प्लस 8 है, 2 टाइम्स है। बस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चाहिए थी, अगर आप इतने विजिलेंट होते तो आप अननेसेसरी चीजें नहीं करते, और ये बहुत रेयर होता है, किसी किसी क्वेश्चन में हो जाता है। 2 टाइम्स है, तो इसका भी 2 टाइम्स होना चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 8 should be equal to 11x plus 4। तो 3x 12 आ गया, x आ गया आपका 4, x 4 आ गया, तो नंबर्स निकाल लो, 2x प्लस 4 इज 12, 2 टाइम्स 24, और ये आ गया 48। ठीक है, अब ये करके भी देख लेना स्क्वायर वाले से, ये आंसर आएगा आपका, बट आपने टाइम रिड्यूस कर लिया जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। ठीक है, तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है, हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 निकालना है, तो 96 और 192। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे छोटे छोटे नंबर है, जो हम 3 तो ऑलरेडी निकाले हुए, 2 ही और निकाले थे, इसलिए मैनुअली निकाल दिए। ठीक है, अच्छा अब इसे क्या करना है, इसका सम निकालना है। देखो, लाइक यूज लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। 6 प्लस 8 इज 14, 20, 22, 2 ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें लास्ट डिजिट सेम आ रहा है, तो लास्ट डिजिट हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, कभी भी आपको ऐड मल्टीप्लाई कुछ भी करना है, लास्ट डिजिट चेक करो। लास्ट डिजिट फिट हो रहा है, मार्क दैट इंस्टेंटली। लास्ट डिजिट नहीं हो रहा है, देन यू विल हैव टू लुक एट सम टेक्निक्स। अब देखो, आप कैसे ऐड करना चाहिए, हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को एक के नीचे एक लिखते हैं, कुछ करते हैं, ऐड इन चंक्स। कैसे चंक्स में ऐड करना है, जिसमें लास्ट डिजिट 0 आना चाहिए। समझो इस चीज को, कि मैं इन दोनों को साथ में ऐड कर दूंगा और इन दोनों को साथ में ऐड कर दूंगा। 96 प्लस 24 कितना हो गया, 100 प्लस 20, 120।
अब देखो 48 प्लस 192, क्या मैं इसे 40 बना दूं और इसे 8 दे दूं, 200, 240। इस तरह से थॉट प्रोसेस बिल्ड करोगे ना एडिशन की, आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। आप एक 12 24 ऐसे ऐसे ऐड नहीं करोगे, ये चंक्स में ऐड करो, जो ऐड करके मेंटल मैथ्स ट्रिक्स है कि सम शुड बी लाइक लास्ट डिजिट शुड बी 0। अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर वो, देखो जहां पे पॉसिबल है वहां पे ऐसी टेक्निक्स यूज करो। तो 240 360 प्लस 12 372। तो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी कि अगर आपने ये स्पॉट कर लिया कि ये 2 टाइम्स है, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। A mixture contains milk and water in the ratio 5:3. Another mixture, same volume, water and milk 1:3। अब यहाँ पे ध्यान देखो, मिल्क एंड वाटर, वाटर एंड मिल्क, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेशियो में। जिस ऑर्डर में वर्ड्स लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग उस पर ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो वाटर एंड मिल्क 5:3 है, तो वाटर एंड मिल्क ही लोगे हर जगह। अगर आप मिल्क एंड वाटर ले रहे हो तो हर जगह मिल्क एंड वाटर लो। In what ratio two mixtures must be mixed to obtain a new mixture consisting of milk and water in the ratio 7:3? ठीक है, मिल्क एंड वाटर ही निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे हमें गिवन कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग मिल्क एंड वाटर हम तीनों उसका लिख लेते हैं। ठीक है। तो पहले वाले में, सेकेंड वाले में और मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर है 5:3, यहाँ पे है 3:1 और फाइनली कितना हो गया 7:3। ठीक है। अच्छा, अब कोई एक सब्सटेंस ले लो, चाहे आप मिल्क ले लो चाहे वाटर ले लो। ठीक है, मिल्क ले लो या वाटर ले लो। मिल्क ले लेते हैं, तो मिल्क टोटल के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, टोटल 8 पार्ट्स, 4 पार्ट्स एंड 10 पार्ट्स। ठीक है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। परसेंटेज से इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ देख सकते हो मिल्क 5/8 दिख रहा है, इसमें 3/4 दिख रहा है, इसमें 7/10 दिख रहा है। परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर सकते तो 5/8 पता होती है। तो पहले वाले में 62.5% है, दूसरे वाले में 75 है, और मिक्स करने पर 70 बन रही है। ठीक है, तो रेशियो निकाल लेंगे, टर्न्स आउट टू बी 7.5 एंड 5, यानी कि 2:3 में मिक्स हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज नहीं निकालते, फ्रैक्शन लिखते, तो भी आपका आंसर वही आता, आप 5/8 लिखते। ठीक है, इसे आप 3/4 लिखते और 7/10 लिखते हैं। फिर क्या कर लेते हैं, इससे इनका एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज अपॉन 40 कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन 40 करने के लिए इसको हमें रिवैम्प करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं। इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25/40 होगा। ठीक है, इसे 10 से करोगे 30/40 होगा, और इसे 4 से करोगे 28/40 होगा। तो आपको 40 लिखना नहीं है, बेसिकली मैं बता रहा था कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है। वही आंसर आएगा, 2:3 आएगा। तो आप चाहे परसेंटेज से कर लो चाहे आप फ्रैक्शन से कर लो, आंसर सेम ही आएगा। फ्रैक्शन में थोड़ा सा ही होता है कि आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। परसेंटेजेस क्योंकि नोन है, यू कैन यूज दैट डायरेक्टली। सो दैट इज अवर आंसर। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। तो ये सीरीज आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस करा दी, काफी टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। ओके, let's see the next question. It says find the difference between the largest and smallest integers in the domain of the function y is equal to under root of log x minus 1 13 minus 2x minus 1। ठीक है, तो हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर जो ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। देखो कुछ चीजें होती हैं, ये जो डोमेन रेंज वाली होती हैं, तीन चीजें प्राइमरली होती हैं। एक होती है कि जो स्क्वायर रूट है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो आती है कि वो डिनोमिनेटर वाली आती है कई जगह पे, जहाँ पे फ्रैक्शन है वहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है? और तीसरी चीज जो आती है वो लॉगरिथम पे आती है। लॉग जैसे ए बी है, तो इसमें ए एंड बी शुड बी पॉजिटिव एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं जो डोमेन रेंज में
एप्लीकेबल होती है, बाकी मोस्टली सारी चीज़ों में रियल वैल्यूज अप्लाई करती है। ठीक है, अब ये लॉग है तो हमें ये लॉग है और स्क्वायर रूट भी है, दोनों चीज़ें हमें ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर रूट है तो ये पोर्शन, इस ये जो एंटायर पोर्शन है, मतलब ये जो है लॉग ऑफ x माइनस वन, ठीक है, 13 माइनस 2x माइनस वन, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो अब हम वन को इधर ले आते हैं। ठीक है, अब ये देखो लॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉग इसका मतलब है a की पावर c इज इक्वल टू b। ठीक है, तो x माइनस वन की पावर वन, यानी कि x माइनस वन शुड बी इक्वल टू 13 माइनस टू एक्स। ठीक है, अच्छा पहले अभी इक्वालिटी रखते हैं, फिर इन इक्वालिटी पे आएंगे। सिंपल है, x माइनस वन शुड बी इक्वल टू 13 माइनस टू एक्स, ये तो इक्वेशन हो गई। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये देखो कि ये x माइनस वन की पावर वन है तो ये लेस होना चाहिए। ठीक है, लेस होना चाहिए, इससे लेस देन इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये है कि बेसिकली ये ग्रेटर देन वन है। ठीक है, तो मतलब जो अगर पावर वन से बड़ी है तो ये जो x माइनस वन है, मतलब वन रखने में तो इक्वल होगा। अगर हम वन से बड़ा रखते हैं तो लेट अस से हम यहाँ पे टू रखते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे टू रखेंगे तो x माइनस वन की स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 माइनस टू एक्स। तो 13 माइनस टू एक्स तो बड़ा ही आएगा ना, या तो इक्वल आएगा या बड़ा आएगा। तो दैट मीन्स दैट x माइनस वन, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल ब्रिंग इट हेयर, दैट विल 3x आ गया, 3x इज लेस देन इक्वल टू 14। तो x क्या आ जाएगा, 14/3 से लेस आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 14/3। ठीक है, तो x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है। बट अभी यहाँ पे वेट करो, हमने क्या कहा कि ये a और b होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू वन और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो वन पॉसिबल नहीं है। टू रखेंगे तो ये वन हो जाएगा, तो टू भी पॉसिबल नहीं है। तो देर आर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, 3 एंड 4। तो दो इंटीजर सेटिस्फाई करेंगे, लार्जेस्ट इंटीजर 4 है, स्मॉलेस्ट इंटीजर 3 है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। How many 5-digit numbers can be formed using only the digits 1 and 2 such that both digits appear at least once? ठीक है, तो भी करने के दो तरीके देखेंगे। पहला तरीका है कि अगर हम एक बार 1 लेते हैं और 4 बार 2 लेते हैं। ठीक है, दूसरा केस है कि हम दो बार 1 लेते हैं, 3 टाइम्स 2 लेते हैं। तीसरा केस 3 टाइम्स 1 and 2 टाइम्स 2, एंड फोर्थ केस इज 4 टाइम्स 1 and 1 टाइम्स 2। तो एक तरीका ये है। ठीक है, इसमें हम कैसे करेंगे, देखो 5 आइटम्स है, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज एंड 4 ऑफ देम आर ऑफ सेम टाइप। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज जस्ट 5। ये केस कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 1 is appearing 2 times, 2 is appearing 3 times। So 120/2 into 6 means 10 ways। ठीक है, 10 ways ये होगा। अब ये वाला भी वही सीन बन रहा है, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो 10 वेज यहाँ भी आ जाएंगे। और यही वाला केस सेम है, बस यहाँ पे 2 और 1, 2 की जगह 1 हो गया, राइट, तो 5 वेज ये होगा। तो कितने हो गए, 20 + 10 30, टोटल 30 वेज। तो एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि हमें दो डिजिट यूज करना है। ठीक है, 1 and 2। तो पहले 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 या 2 आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे 1 या 2 आ सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है और दो पॉसिबिलिटीज। तो टोटल कितनी 32 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है, अब 32 पॉसिबिलिटीज है, एक नंबर बनेगा 1 1 1 1 1 और एक नंबर बनेगा 2 2 2 2 2। वी आर गिवन दैट वी हैव टू हैव बोथ डिजिट्स। ठीक है, तो हम इन दो केसेस को रिमूव कर देंगे, 32 - 2
we get 30 ways. Whether you use this approach or this approach, the answer is going to be same. How many numbers from 1 to 100 both inclusive have 3 factors? Okay, तो factors का concept क्या होता है? Factors का concept होता है, let us say if you have a number, prime numbers a b c raised to the power p q r, ठीक है, and so on. तो number of factors होते हैं आपके, a b c आपके prime numbers होने चाहिए. That is equal to p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 and so on, ठीक है, depending on the powers. अब हमें 3 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है. अब देखो, जरूरी नहीं है कि 3 प्राइम फैक्टर हो, एक प्राइम फैक्टर भी. अगर हम एक प्राइम नंबर लेते हैं a, उसका स्क्वायर होगा, तो इट विल हैव 3 फैक्टर्स बिकॉज पावर प्लस 1, ठीक है. अगर आप दो प्राइम नंबर ले लोगे a b, पावर भले ही 1 1 है तो फैक्टर्स हो जाएंगे 4. अगर कोई और पावर लोगे तो 4 से ज्यादा ही आ जाएंगे, ठीक है. तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर हैज 3 फैक्टर्स. तो ये कॉन्सेप्ट याद करना है ना, 3 फैक्टर्स होते हैं स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स के. अब हमें 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स के स्क्वायर देखने हैं. तो देखो, 1 से 100 स्क्वायर नंबर्स ढूंढने हैं. तो स्क्वायर का मतलब है नंबर्स हमें विद इन 1 to 10 ढूंढने होंगे, इजंट इट. हमें नंबर्स विद इन 10 होने चाहिए. तो देखो 2 स्क्वायर आ जाएगा इसमें, 3 स्क्वायर आ जाएगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर देखना है. 5 स्क्वायर आ जाएगा, 7 स्क्वायर आ जाएगा, 11 स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो 11 स्क्वायर विल हैव टू रिजेक्ट. तो देयर विल बी 4 सच वैल्यूज, ठीक है. तो 4 हमारे ये नंबर्स आ जाएंगे. For 2-digit odd numbers, odd integers a b c d all are less than 30 such that a plus d is equal to b plus c. B and C are multiples of 3 where b is greater than c. If d minus a is equal to 16, find the sum a plus b plus c plus d. अब ये क्वेश्चन था, ये इस बार के एनमैट में आया था, ठीक है, मेरे पेपर में आया था इस तरह क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट. थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा. डेफिनेटली स्नैप में ये स्किप करने वाला है क्योंकि आपको बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे देखनी है, ठीक है. पहले क्या देखना है, 2 डिजिट ऑड इंटीजर्स हैं, ए बी सी डी है, लेस देन 30 है, सारे लेस देन 30 है. ए प्लस डी इज बी प्लस सी. बी एंड सी आर मल्टीपल्स ऑफ 3 वेयर बी इज ग्रेटर देन सी. तो पहले बी और सी पे फोकस करते हैं, बाकी पे नहीं करते. बी इज ग्रेटर देन सी, ऑड इंटीजर्स हैं और बी और सी आर मल्टीपल्स ऑफ 3. अब 3 के मल्टीपल देखते हैं. 3 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं. 12 तो इवन हो गया, 15 होगा, 18 नहीं होगा, 21 होगा, ठीक है, फिर 27 होगा, ठीक है. लेस देन 30 भी होने चाहिए. तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं बी एंड सी की, मतलब बी और सी के जो दो अलग अलग नंबर्स हैं. अब b इज ग्रेटर देन c दिया है, ठीक है. तो एक पॉसिबिलिटी होगी b और c के केस बना लो. अगर हम b को 15 नहीं ले सकते, 21 लेते हैं तो c 15 होगा, ठीक है. अगर हम b को 27 लेते हैं तो c 15 हो सकता है और 21 भी हो सकता है, ठीक है. ये चीज सॉर्ट हो गई. अब क्या दिया हुआ है कि a प्लस डी इज b प्लस सी, ठीक है. a प्लस डी विल बी इक्वल टू b प्लस सी, यानी कि 36, यहाँ पे 42, यहाँ पे 48, राइट. ऑल्सो d माइनस a इज गिवन टू अस. तो d प्लस a भी गिवन है, d माइनस a भी गिवन है. d प्लस a हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 36, 42 या 48. d माइनस a हमें दिया हुआ है 16 है. तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2d. अब ये वाला केस लोगे तो 52 बनेगा, ये केस लोगे तो 58 बनेगा, थर्ड केस लोगे तो 64 बनेगा, ठीक है. तो डी कितना आ जाएगा, 26, 29 या फिर 32, ठीक है. हमें क्या दिया है, दीज आर ऑड इंटीजर्स. एक ही केस हमारे पास बचेगा, दैट इज 29, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी का सम पूछ रहा है. तो a प्लस डी 42 है, b प्लस सी भी 42 है, तो सम आ जाएगा 80. इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन, बट थोड़ा सा
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। डिपेंडिंग आपकी कितनी अच्छी स्पीड है इंफॉर्मेशन प्रोसेस की, उस अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन पे डिसाइड करोगे वेदर आई शुड अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। A train takes 2.5 hours less for a journey of 300 km if its speed is increased by 20 km per hour from its usual speed. How much time will it take to cover a distance of 240 km at its usual speed? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमें स्पीड नहीं दी है, तो लेटर से हम करते हैं स्पीड इज इक्वल टू एक्स, टाइम कितना लगेगा 300 बाय, अब क्या कर दिया स्पीड हमने बना दी x प्लस 20, तो टाइम कितना लगेगा 300 अपॉन x प्लस 20, तो ये 2.5 hours लेस है इससे, तो ये कम टाइम ले रहा है। दिस इज, अब क्या होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, isn't it? So you take 300 by x minus 300 by x plus 20, right? That is equal to 2.5 hours. अब ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, यहाँ पे आप सॉल्व करने बैठते हो, ठीक है, बट यहाँ पे यूजुअल स्पीड दी है तो उससे आप ऑप्शन से टाइम निकाल सकते हो, मतलब टाइम दिया हुआ है तो आप यूजुअल स्पीड निकाल सकते हो। थोड़ा यहाँ पे हिट एंड ट्रायल कैसे काम करता है समझो। 300 किलोमीटर दिया है, 300 को कुछ ऐसे नंबर सोचो जिससे 300 डिविजिबल होता है, कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, थोड़े मिड रेंज के नंबर सोचते हैं। 50 से डिवाइड होता है, 60 से डिवाइड होता है, 30 से होता है, ये कुछ एक x की वैल्यू हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। कभी भी सॉल्व करना तो इस तरह से सोच के देखो, आपको लगेगा कि यार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टिपिकली इसी तरह की वैल्यूज दी होंगी जिससे वो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम x को ये अज्यूम करके चलते हैं और 3 केसेस बनाते हैं, जरूरत पड़ी तो और केस भी ले लेंगे, जैसे एक 75 भी होता है, ठीक है, इफ नीडेड वी विल यूज दैट। तो एक बार हम 30 से ट्राई करते हैं, अगर यहाँ पे 30 रखेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और ये 50 30 ये 8 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, 4 आवर्स आ गया, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 50 रखेंगे, 50 रखा हमने, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6, और आ, ये आपका आ जाएगा 70, तो विच इज 4.32/7, दैट इज 4.27, मतलब यानी कि 2.23 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम 60 रखते हैं तो 60 रखने पे ये आ जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 3.75, 1.25 आ गया। अब आप एक चीज नोटिस करो कि हमें जो ये वैल्यूज है ना ये रिड्यूस होते जा रही है, लाइक 2.23 1.25, तो जैसे जैसे हम बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे तो ये वैल्यूज छोटी ही होते जाएंगे, और ये 4 बड़ा हो गया, तो मीन्स जो हमने सोचा था वो इस रेंज में फॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, मीन्स जो हमने 30-50 लिया था उसके बीच में कहीं वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। 30 रखने पे ये आ रहा है, सॉरी ये 1.73 आएगा ना, 30 पे ये आ जाएगा आपका 10, एक बार देख लेते हैं, 30 और 50 पे 6 आ जाएगा, तो डिफरेंस आ गया 4, 50 पे आ जाएगा 6, और ये 1.73, तो यहाँ पे हमें बीच में कोई नंबर सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि बाद में जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं तो ये कम होता जा रहा है, अगर ये लॉजिक समझ में आता है देन इट इज ग्रेट to go ahead with solving this question, otherwise quadratic से ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं करना चाहिए, और थोड़ा हिट एंड ट्रायल है, वो एबिलिटी आ जाती है अगर थोड़ा प्रैक्टिस में होते हो, राइट, सो यू कैन लाइक गेट दोज वैल्यूज, और फिर अगर प्रैक्टिस करते रहते हो ना तो गट फील से ही आप, इसीलिए प्रैक्टिस काफी जरूरी होती है, मतलब प्रैक्टिस होगी तो मैं गट फील से बता दूंगा यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से फिगर आउट करते हैं रादर देन सॉल्विंग इक्वेशंस। और अगर गट फील काम नहीं कर रही है ना, देखो कभी भी ध्यान रखना कि जो हमारी गट फील होती है वो बेस्ट फील होती है, हम जहाँ पे ज्यादा सोचने लग जाते हैं वो चीजें गलत होने लगती है। अगर गट फील ऐसे क्वेश्चंस में काम नहीं कर रही, अवॉइड दोस क्वेश्चंस। तो
हमने क्या किया, अभी मैं तो आपको एग्जाम्पल्स लेके दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हमने कहा कि 30 पे 4 आ रहा है और 50 पे कम हो गया, तो दैट मीन्स बीच में कोई नंबर सोचना है। क्या हम 40 टेस्ट करके देखें? 40 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, और यहाँ पे 60 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2.5 आपका आंसर फिट हो रहा है, ठीक है। तो यूजुअल स्पीड हमारी थी 40। थोड़ा नंबर्स का प्ले, लाइक 40, 60, 30, 50 तो 300, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में भी आना चाहिए, बिकॉज 2.5 आवर्स दिया है, ठीक है, हर बार इंटीजर नहीं है। तो 40 इस तरह के नंबर्स आपको थोड़ा हैंडी रखने होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 40। अगर आप क्वाड्रेटिक से करते तो काफी टाइम लगता। योर चॉइस वेदर यू वांट टू अटेम्प्ट दैट और यू ट्राई टू यूज दिस टेक्निक ऑफ फिटिंग द नंबर्स। अब ये तभी होती है जब आप नंबर्स में अच्छे होते हो, ठीक है, आपको कैलकुलेशन, ये थोड़े बेसिक कैलकुलेशंस फास्ट आती हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इट इज अ बेटर अप्रोच, एंड इवन इफ दिस डज नॉट वर्क आउट, जस्ट मूव ऑन एंड अवॉइड सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम। प्रैक्टिस करते समय लगे रहो, बट वही है कि नंबर्स देखते रहोगे तो ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो यूजुअल स्पीड है 40, ठीक है, 40 है। 240 किलोमीटर 40 की स्पीड से 6 आवर्स में कंप्लीट करेगा। A new arithmetic progression is formed from the common terms of the arithmetic progression 2, 5, 8, 11, और ये सबसे हमने AP बनाया। पहला कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? 2, 5, 8, 11। 11 पहला कॉमन टर्म दिख रहा है, ठीक है। 11 is the first term. Now this AP has difference of 3, this has difference of 4। तो क्या करेंगे? LCM ले लेंगे। अगर आपको एलसीएम ऐसे स्ट्राइक नहीं हो रहा तो सोचो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। 2, 5, 8, 11 स्ट्राइक होना चाहिए आइडियली। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस सीरीज को थोड़ा और कंटिन्यू कर लोगे, और ये वाली सीरीज भी लिख लेते हैं। 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 एंड सो ऑन। तो हमें 11 के बाद 23, ठीक है। तो एलसीएम ले लेना होता है, तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस एलसीएम आ जाता है। ये प्रॉपर्टी याद रखो कि कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस 1 एंड कॉमन डिफरेंस 2। और जितने भी अगर सीरीज नहीं होंगी तो हमारा कॉमन डिफरेंस एलसीएम होता है। प्रॉपर्टी याद रखो, क्योंकि इतना सब आपको वहां पे डिराइव नहीं करना, बस समझा दिया कि हाँ यही आएगा, ठीक है। हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? एस इज इक्वल टू एन बाई टू। ये तो होता है ए प्लस एल, अगर लास्ट टर्म पता हो। अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ, ठीक है। तो एन हमें 15 दिया, 15 बाई टू, 2a, a इज व्हाट? 11, 22 प्लस 14 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 12, ठीक है। तो ये बनेगा 22, 168, 190। 15 इंटू 190 बाई 15 इंटू 95। 15 इंटू 95 आ जाएगा आपका 1500 माइनस 75। 1425 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लें। टिपिकल एपी का क्वेश्चन था और डुएबल है, जस्ट स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन अ डे इज 2/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एटलीस्ट वन डे इन द नेक्स्ट 3 days? एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ये हमने वो जो मॉडर्न मैथ की सीरीज की थी एनमैट की, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। सो डू वॉच दैट सीरीज, ठीक है। और ये क्वेश्चन एनमैट में पूछा गया था। स्नैप में भी यू कैन एक्सपेक्ट सिमिलर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। Probability that it rains is 2/3 and we need to find it rains on at least one in the next 3 days, ठीक है। रेन की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, नॉट रेन की हो जाएगी 1/3। रेन न होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, एंड फॉर नेक्स्ट 3 days तो वन, फर्स्ट डे रेन नहीं होगी, सेकंड रेन नहीं होगी, थर्ड रेन। रेन की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो नो रेन
1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 1/3 1/3 26/27, ठीक है, that will be the. In a class of 60 students, 40% are girls. The average weight of the whole class is 59.2 kg and the average weight of the girls is 55 kg. What is the average weight of the boys? ठीक है, ये क्या है कि हमारा एलिगेशन से सॉल्व होता है। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इसे वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज से क्या करेंगे, हम एक चीज ले लेते हैं, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कुछ नहीं करना। 40% मतलब रेशियो पता होना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स का। 40% गर्ल्स है तो बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना हो गया, 3:2 हो गया। 40% गर्ल्स हैं और 60% बॉयज हैं, ठीक है। अब 60 मत चलो, 5 स्टूडेंट्स ले लेते हैं। लेट अस से एवरेज वेट ऑफ बॉय इज बी केजी, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3b, ठीक है, प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट कितना, 55। 3b इंटू 55/2 अपॉन 3 plus 2 because there are 5 ratio parts are 5, that is equal to 59.2. So 3b plus 110 equals to 59.2 into 5 is 60 into 5 is 300 minus 4 290, db आ गया 186, 62 आ गया आपका b की वैल्यू। ये तो इजीली डुएबल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में करना ही चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से कुछ नहीं लेना, बॉयज रेशियो गर्ल्स निकालना है। गर्ल्स 40% तो बॉयज 30% हो जाएंगे, एक ही हो गया। इसको अब हम करते हैं रिवर्स एलिगेशन से। रिवर्स एलिगेशन से कैसे करते हैं, देखो एलिगेशन क्या है, इसी का जो लाइक यहाँ पे हम वेटेड एवरेज निकालते हैं उसका ऑपोजिट होता है एलिगेशन। एलिगेशन से कैसे करेंगे, लेट अस से द वेट ऑफ द बॉयज इज बी, गर्ल्स का वेट कितना है 55 है, ठीक है। मिक्स करने पे कितना बन रहा है 59.2, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4.2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.2। अब देखो बॉयज का वेट ज्यादा, यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं 59.2 माइनस बी लिखते हैं। बॉयज का वेट ज्यादा होगा कि कम होगा, तो मिडिल क्वांटिटी है मिक्स करने वाली वो बीच में आती है, तो ये 55 से बड़ा होना चाहिए तभी मिक्स करके 59.2 आ रहा है, ठीक है। बॉयज का वेट बड़ा होगा तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे b माइनस 59.2, ठीक है। और ये कितना दिया है, 40% गर्ल्स दी है, दिस इज 3:2, ये 4:4 दिस बन रहा है, तो 3:2 में मीन्स 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ओके। सो बेसिकली ये 1. ये 3:2 है तो इसको हम 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ये बनेगा 4.2, तो ये आ गया 4.2 और 2 पॉइंट, दिस शुड बी इक्वल टू 2.8, 2.8 ऐड कर दो दैट विल बी 62, 2.8 ऐड करके 62 हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो, और ऐसे वेटेड एवरेज। एलिगेशन इज नथिंग बट वेटेड एवरेज इन अ लाइक इन अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट, जिसमें आपको ऐसे क्रॉस करके निकालना होता है। Find the perimeter of the rectangle whose length is 60 centimeter and whose diagonal is 61 centimeter, ठीक है, इजी पीजी। लेंथ है 60, आपको बनाना नहीं है, ठीक है, ये 60 है, डायगोनल 61 है, तो विड्थ कैसे निकलेगी, पाइथागोरियन ट्रिपल पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, अंडर रूट ब्रेथ विल बी इक्वल टू 61 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 61 का स्क्वायर। तो ये मैंने भी कुछ समय पहले वीडियोस अपलोड किए थे, 4 वीडियोस हैं फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स के। अगर आपको 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, जैसे आपको 61 का स्क्वायर निकालना है विच इज 50 + 11, तो उसमें आप सारे ऐसे स्क्वायरिंग और क्यूबिंग ये सारी टेक्निक्स देख लोगे। तो क्या करना है, 25 लेना है, 25 में 11 ऐड कर दो और 11 स्क्वायर ऐड कर दो, 121, दिस इज 36, and if there are more than 2 digits take that carry, 3721 minus 60 स्क्वायर इज, और ये एक दूसरा तरीका भी होता है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज a + b into a - b,
ये एक और थॉट प्रोसेस ला सकते हो। तो हो गया 121 इंटू 1, तो 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, साइड आ गए 11, तो पेरीमीटर 2 L प्लस 60 प्लस 11 is 71, 142 सेंटीमीटर। इसमें बस कैलकुलेशन का था, अगर वो आप फटाफट कर लेते तो आपका आंसर इंस्टेंटली आ जाता। रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि डायगोनल निकाल गिवन है, साइड गिवन है, सेकंड साइड आपको निकालनी। Okay, so we are giving daily targets for Snap on our WhatsApp community. The link is given in the description. तो daily 20 questions दिए जाते हैं, जिस तरह से आपकी practice बनी रहे consistently, और Snap type of questions, the ones that you get in the examination. So please do join our community. And if you are looking for mocks for Snap, you can try our Snap mocks, and like it gives you a good practice for the examination. And in case you are appearing for multiple examination, we have mocks bundle also, which covers all exams, ठीक है, कैट एंड मैट स्नैप सारे एग्जाम्स। अगर आप बहुत सारे एग्जाम दे रहे हो, सी मैट CET ये सब भी दोगे, तो इन सब के मॉक्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। Okay, so this was today's class. Here are 3 questions for you to solve, और इनके questions, इनके answers मुझे comments में बताना, और we will be coming up with some more videos on this series। और ये series आपको काफी help करने वाली है, कन्वेंशनल वे, ट्रिक्स, और उसके साथ साथ कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, क्या चीज़ पढ़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए एग्जाम में, सो दैट यू आर better prepared for the examination and do well the exam day. So thank you for watching this video. Have a great day. Goodbye.